Hey guys, this is CS Sagar Kasset to welcome you all to the brand new lecture and brand new subject जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं SFM। ठीक है, चलो साहब। इस पर्टिकुलर पहले लेक्चर में, एक्चुअली लेक्चर नहीं बोलूंगा, इसको एक वीडियो बोलूंगा, जिसमें हम कुछ दो तीन चीजें बहुत बढ़िया से डिस्कशन करने वाले हैं, जहां से आपको एक पूरा पाथ क्लियर होगा कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, सबसे पहली चीज साहब, ये सब्जेक्ट का नाम एकदम अच्छे से देखना। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोला? स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मतलब जो आप इंटर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखे हैं, उसका थोड़ा एडवांस लेवल है, अच्छा सा एडवांस लेवल है। नए टॉपिक्स काफी सारे आएंगे ऑब्वियसली, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड जो भी टॉपिक्स आएंगे ना, स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व है, उसमें ध्यान रखना। मतलब आप लोग अभी जो प्रैक्टिकल लाइफ का एप्लीकेशन है ना, उस लेवल पे बढ़ने के लिए जा रहे हो। ये बात बोलना एकदम गलत हो जाएगा कि ये पूरा की पूरा प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है उससे मैच करता है। नो, इट इज नॉट 100% दैट थिंग ऑब्वियसली, बट इट इज अप टू द मॉडरेट लेवल एंड अच्छे खासे लेवल पे ट्राई करते हैं साहब कि उसको एक मतलब पुशअप देता है। जिसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, कोर फाइनेंस में जिसको जॉब करना है, कोर फाइनेंस में जिसको प्रैक्टिस करनी है, जिसको वर्कआउट करना है, वो करना है साहब आगे जाके, उनके लिए ये सब्जेक्ट बैकबोन रहेगा। सीए में काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको टू परस्यू द करियर इन कोर फाइनेंस। ठीक है, फिर इसके बाद में जाके साहब आप CFA कर सकते हो, विच इज द कोर फाइनेंस प्रोफेशनल कोर्स, एंड ऑब्वियसली दैट इज वेयर विल हेल्प यू। ये आपको सब्जेक्ट है ना, उस चीज के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है सर, हमें तो फाइनेंस में कुछ नहीं, हमें तो बस ये पेपर पास करना है। ऐसे भी काफी सारे बच्चे हैं, सर हमें फाइनेंस में इंटरेस्ट क्यों नहीं, हम लोगों को पढ़ाई करना है किसी अदर सब्जेक्ट में, किसी अदर डोमेन में। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, काम करना है किसी अदर डोमेन में, कोई दिक्कत नहीं। बट साहब ये सब्जेक्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा टू ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एंड काफी सारी जगह पे इनडायरेक्ट एप्लीकेशन करने के लिए भी आपका दिमाग को बढ़ाने का काम ये सब्जेक्ट आपको करने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या बात करने वाले हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले तो सर हम देखेंगे कि इसमें कौन से चैप्टर्स है। तो आपका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू ले लेंगे, सिलेबस ओवरव्यू ले लेंगे कि एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट में है क्या। ठीक है, देन सेकंड चीज हम लोग करेंगे साहब कि एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम पेपर पैटर्न। अभी मैं जब सिलेबस ओवरव्यू बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली ये सिलेबस ओवरव्यू के साथ वो चैप्टर कौन से है, वो चैप्टर का नेचर क्या है, कौन से थियोरेटिकल चैप्टर है, कौन से प्रैक्टिकल है, एंड कौन से पूरे मिक्स है, दोनों मिक्स है, एंड कितने हद तक फिर वो मिक्सिंग में थ्योरी आएगा, कितना प्रैक्टिकल आएगा, पूरा डिस्कशन करेंगे। एक ऑब्वियस जो एग्जाम है जुलाई 21 का, वो जुलाई 21 के एग्जाम के हिसाब से आपको एक बस ओवरव्यू बता दूंगा कि ICAI का जो वेटेज है, ICAI का जो वेटेज है फॉर द चैप्टर्स और सेक्शंस, हम बोलेंगे 2-3 चैप्टर मिला के भी काफी बार उन्होंने बताया है। तो ICAI का जो वेट्स है मार्क्स का, तो वो वेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड वो ICAI कैसे फॉलो करता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, सो दैट हमें एग्जाम के हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन भी करना है। सही है, ये पेपर के 3 चीजें हैं मेजर जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जो इंसिडेंटल चीजें आएगी ऑब्वियसली वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला वीडियो, आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अच्छे से देखना, पूरा देखना, एकदम बढ़िया से देखना। कोई भी सर आपका है ना, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे से रखना। ठीक है, क्लियर विद दिस। चलो सबसे पहले साहब शुरुआत करेंगे कि आपका एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट में क्या क्या है, कितने चैप्टर्स है। तो यू हैव द 14 चैप्टर्स। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट आएगा आपका पेपर नंबर 2। FR के बारे में, FR के बाद इमीडिएटली आपका सेकंड पेपर रहता है SFM का। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड पेपर रहेगा FR के बाद में SFM का, ये पूरा की पूरा सब्जेक्ट जो आपका रहेगा 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसके लिए आपका एग्जाम पेपर रहेगा लगभग 120-124 मार्क्स का। सर ऐसा क्यों बोला 120-124, आपको बताऊंगा, वो पूरा पेपर पैटर्न में कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, 100 मार्क्स का तो पेपर ऑप्शंस के साथ अगर बोलूं तो 120-124 मार्क्स, मोस्ट प्रोबेबली साहब ये आता है 124 मार्क्स का। ठीक है, ऑप्शंस के साथ मतलब 24 मार्क्स के ऑप्शंस है, बट वो ऑप्शंस कैसे होते हैं आपको पता है, आप सीए स्टूडेंट्स हो, फाइनल लेवल पे हो, ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं। ठीक है, बट वो एग्जाम पेपर के पैटर्न के टाइम कवर हो जाएगा। देखना साहब, सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग ICAI का वेटेज क्या है चैप्टर्स के साथ, ध्यान देना एकदम अच्छे से।
सबसे पहला चैप्टर, देयर आर 14 चैप्टर्स इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस, देयर आर 14 चैप्टर्स, ठीक है। पहला फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बेसिक्स की बात करिए, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं आएगा, एकदम इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल पूरा की पूरा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सब रिस्क मैनेजमेंट, इसमें मेजॉरिटी थ्योरी पार्ट है, मेजॉरिटी थ्योरी पार्ट है, प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत कम पार्ट है, रादर आई वुड से 1 और 2 थिंग्स है। सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू एट वार, वैल्यू एट रिस्क, सॉरी वार जिसको बोला जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे कैलकुलेशन करना, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रैक्टिकल बहुत मिनिमम है, मेजॉरिटी थ्योरी पार्ट आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी। और अगर आप देखोगे कि पहले 2 चैप्टर मिला के 5 से 10% का वेट दिया हुआ है, आर यू गाइस क्लियर विद दिस, 5 से 10% का वेट। और इमीडिएटली मैं आपको बता दूं, जुलाई 21 का एग्जाम पेपर अगर मैं देखूं तो लगभग ये दोनों चैप्टर पे 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों थ्योरी क्वेश्चन आए हैं, ये भी ध्यान रखना, 4-4 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आपको मैं बोलूंगा, आप लोग सोचोगे सर 24 मार्क का ऑप्शन है तो ये 24 में से 4-4 मार्क हम छोड़ सकते हैं थ्योरी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, तो आप नहीं कर सकते वैसा चीज। न्यू कोर्स में, न्यू सिलेबस में यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट स्किप थ्योरी पार्ट, ये इतना ध्यान में रखना। जैसे ही एग्जाम पेपर पैटर्न पे आऊंगा आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहला चैप्टर है 4 मार्क्स का, जो क्वेश्चन पूछा था जुलाई 21 में, सेकंड में भी पूछा था 4 मार्क्स, तो लगभग देखो आईसीएआई ने वेटेज को फॉलो कर लिया, 5 से 10% का वेट होता है सर इसको। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है सिक्योरिटी एनालिसिस, ये चैप्टर वाइज मैं आपको है ना इंडेक्स में लेके जाऊंगा, चैप्टर वाइज भी हम डिस्कशन करेंगे, बस एक पहला ओवरव्यू ले लो, फिर हम आगे जाके डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर एकदम थ्योरी, सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट थ्योरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थर्ड चैप्टर भी सेम थिंग, ऑलमोस्ट थ्योरी, थोड़ा प्रैक्टिकल, सिक्योरिटी एनालिसिस, जो आप लोग स्टॉक मार्केट की बातें करते हो ना, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो ये क्या है एग्जैक्टली, इसमें क्या क्या थ्योरीज होते हैं, इसमें क्या इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल के, सो वो सब डिस्कशन है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में आता है सिक्योरिटी एनालिसिस में, क्लियर क्या। तो ये एक चैप्टर है, मेजॉरिटी थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल है उसमें बट बहुत कम है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे नवंबर 19 में क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, बट साहब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, इस बार मतलब ये जुलाई 21 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था इसमें, ठीक है, क्लियर विद दिस। तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जुलाई 21 में, शायद आगे आ जाए, कोई भरोसा नहीं साहब, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट, अभी शुरू होता है प्रैक्टिकल सेशंस, एक 2 चैप्टर आएंगे बस जो थ्योरेटिकल रहेंगे, पहले थ्योरी वाले उड़ा दूं तो ये देखो, सिक्योरिटाइजेशन करके एक चैप्टर है, पूरा की पूरा थ्योरी है, ऑलमोस्ट 100% थ्योरी चैप्टर है, ऑलमोस्ट क्या बोलूं 100% थ्योरी है। स्टार्टअप फाइनेंस लास्ट वाला चैप्टर है, थ्योरी है। स्टार्टअप फाइनेंस बस ऐसा ही एक चैप्टर है कि जहां पे थ्योरी में 100% उन्होंने वेटेज धरा है, 5 से 10%, जैसे पहले इसमें दिया था 2 चैप्टर मिला के 5 से 10%, वैसे ही स्टार्टअप फाइनेंस पे पूरा की पूरा अलग से वेट दिया है 5 से 10%, माने मैंडेटरी 1 या 2 क्वेश्चन साहब बनने ही वाले हैं। और अगर आप लोग देखोगे तो जुलाई 21 में लगभग 8 मार्क के क्वेश्चन एक ही चैप्टर पे स्टार्टअप फाइनेंस पे थ्योरेटिकल पूछ लिए थे, ठीक है, क्लियर गया। तो एकदम अच्छे से देखो साहब, ये थ्योरी हुआ, उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन 2, 3, 4, 5 चैप्टर से 14 में से जो ऑलमोस्ट थ्योरी है 95%, 5% का प्रैक्टिकल आएगा, वो भी बस ये 2 चैप्टर में, रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। आर यू गाइस क्लियर? एक बेस लेवल पे क्लियर हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन कितना है, बाकी बचे हुए 9 चैप्टर्स ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है, थ्योरी आने को आ सकता है बट यूजुअली पूछते नहीं, क्योंकि 5 चैप्टर्स डेडिकेटेड फॉर थ्योरी हैं, समझ रहे हो क्या। आने को 9 चैप्टर्स में से भी थ्योरी आ सकता है बट यूजुअली पूछते नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि 5 चैप्टर्स स्पेसिफिकली थ्योरी के लिए दिए हैं, तो प्रैक्टिकल में से मेजॉरली वो प्रैक्टिकली पूछते हैं, बट आ भी सकता है थ्योरी उसमें से, ठीक है। चलो अभी पोर्शन में देखते हैं साहब, नेक्स्ट थिंग सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये सबसे पहला चैप्टर है जो आपका प्रैक्टिकल बनता है अकॉर्डिंग टू आईसीएआई मॉड्यूल, ठीक है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन इसमें क्या क्या रहता है देखेंगे आगे आने वाली चीज में, बट मैं आपको बस अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ध्यान देना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके एक चैप्टर है, ये 3 चैप्टर्स मिला के आपको 20 से 30% का वेट आएगा। देन साहब म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, ये 3 चैप्टर मिला के आपको 20 से 25% का वेट आएगा। फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओल्ड कोर्स में कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर होता था, वो इन लोगों ने हटा दिया,
और कैपिटल बजटिंग के जो मेजोरिटी पार्ट था, जो फाइनल लेवल पे था, वो सब लेके गए इंटर लेवल पे। बट उसमें से जो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग होता था, माने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो वाला पार्ट इधर रखा हुआ है न्यू कोर्स में। एंड अभी बहुत पुराना हुआ है न्यू कोर्स भी, तो बस मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। एंड उसके बाद में एक नया चैप्टर न्यू कोर्स में इन लोगों ने ऐड करा था मई 18 में जब न्यू कोर्स लॉन्च हुआ, दैट वाज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फॉरेक्स, इंटरनेशनल एफएम एंड उसके बाद में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इन तीनों को मिला है तो 20 से 30% का वेट बनता है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन, M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इन दो चैप्टर को मिला है तो 10 से 15% का वेट बनता है। और ये सब चैप्टर जो है ना, ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें 98% चांस है कि प्रैक्टिकल बनेगा, 2% सर हम ऑब्वियसली मानेंगे, कभी तो शायद एक आधा क्वेश्चन ये थ्योरी इसमें से भी पूछ सकते हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो थ्योरी लिखते आएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। एक ओवरऑल ये वेटेज का पार्ट हुआ। अभी हम जाएंगे पूरे के पूरे इसमें, एक बार क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं, फटाफट से देख लो साहब। आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा 124 मार्क्स का, जैसे मैंने आपको बताया, देखना यहाँ पे 124 मार्क्स का है। कैसे रहता है देखना, पहले क्वेश्चन से लेके ये लगभग सर फॉलो ऐसे ही होएगा। ये जुलाई 21 के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं सर, जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन, देखो हर क्वेश्चन आपको है ना, लगभग 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन इज मैंडेटरी, क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी। एंड 2 से लेके 6 तक, 2 to 6 में से ये 5 क्वेश्चन में से कहीं भी 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो देखना, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5 में से 4 आपको सॉल्व करने हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं। लगभग सर अगर मैं देखूं जुलाई 21 के हिसाब से जाऊं तो साहब हर एक क्वेश्चन में उन लोगों ने 3 सब क्वेश्चन पूछे थे, A, B, C। जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही हो, कभी 10 मार्क का पूछ ले, 6 मार्क का पूछ ले, कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल है ये सर सिलसिला ये मेजरली फॉलो होगा, 8 मार्क, 8 मार्क और 4 मार्क। क्लियर विद दिस? आर यू गाइस क्लियर? समझ रहे हो क्या? क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें कैसे होता है, 8 मार्क का प्रैक्टिकल आता है, 8 मार्क का प्रैक्टिकल मतलब 2 प्रैक्टिकल आएंगे 8 मार्क्स के, एंड थ्योरी आएगा एक 4 मार्क का। कभी पॉसिबल हो ये 8 मार्क के जगह पे 10 मार्क का पूछ लिए, ये 8 मार्क के जगह पे 6 मार्क का पूछ लिए, तो ये भी सीन हो सकता है। बट हर एक क्वेश्चन में एक थ्योरी क्वेश्चन मैंडेटरी है। यही वो चीज है जिसके वजह से हम बोलते हैं कि साहब अभी आप थ्योरी मिस नहीं कर सकते। सोचना साहब, 6 into 4 +4 क्यों मैं बोलता हूं, ये 6C जो क्वेश्चन होता है इसमें 2 थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों ऑप्शन रहते हैं अपने आप में। समझ रहे हो क्या? 6C में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ 6th C में, बाकी नहीं किसी पहले 5 में नहीं, 6th C में 2 क्वेश्चन पूछेंगे थ्योरी में, दोनों ऑप्शन रहेंगे उसमें भी। समझ रहे हो क्या? तो इसके वजह से अगर आप देखोगे तो 24 +4 दैट इज 28 मार्क्स का थ्योरी का पेपर बनता है। 28 मार्क्स का थ्योरी का पेपर बनता है अलोंग विथ ऑप्शन, प्योर थ्योरी। इसमें से आप छोड़ नहीं सकते, पहले इसका 4 मार्क्स तो छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। और ये 4 क्वेश्चंस के 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 4 चौक 16 मार्क्स, मतलब 20 मार्क आपको मैंडेटरी है 100 में से थ्योरी अटेम्प्ट करना। आर यू गाइस गेटिंग? तो 100 में से 20 मार्क तो मैंडेटरी साहब, 20 आउट ऑफ 100 मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में, ये 20 लिखना ही पड़ेगा। सर हम 80 का लिखेंगे प्रैक्टिकल एंड उसमें से फिर 60 लाएंगे, भाई क्या मतलब बनेगा आपका? ये छोटे छोटे चैप्टर से आप ध्यान में रखो ना, ये 20 मार्क्स हाथ के हैं, सो ये छोड़ने नहीं है। समझ रहे हो क्या? क्लियर विद दिस? तो अच्छे से ध्यान रखना, 20 मार्क्स मैंडेटरी है, थ्योरी सर आएगा ही, मतलब लिखना ही पड़ेगा आपको अगर 100 का पेपर लिखना है तो। क्लियर? समझ गए? एक बेस लेवल पे क्लियर हो गया। अभी मैं बढ़ता हूं आगे विद द सिलेबस ओवरव्यू कि हर एक चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। हम जाएंगे आईसीआई के मॉड्यूल में एंड देखेंगे साहब एग्जैक्टली क्या होता है इसमें। देखिए चलो साहब, पेपर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देख रहे हैं हम लोग, पूरा सिलेबस ओवरव्यू अच्छे से ध्यान देना। एक क्रक्स पार्ट बता जाऊंगा हर एक चैप्टर का क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है? देखना अच्छे से। सब पेपर नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 3 घंटे का पेपर है, ऑब्वियस है, 100 मार्क्स, ठीक है? ऑब्जेक्टिव वगैरह छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा ये हो जाएगा कि थ्योरीज एंड टेक्निक्स का एप्लीकेशन करना है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट इज वेरी बेसिक थिंग, ठीक है? ये पहला चैप्टर हमने देख लिया, सब थ्योरी है पूरा, ये थ्योरी चैप्टर है पूरा की पूरा। सेकेंड चैप्टर हमने देखा ऑलमोस्ट थ्योरी है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना वैल्यू एट रिस्क,
ये कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहां पे सिर्फ प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी है, बाकी इसमें कुछ प्रैक्टिकल है नहीं साहब। क्लियर? तो अच्छे से ध्यान देना। पहला चैप्टर एकदम थ्योरी, पूरा 100% प्योर थ्योरी, उसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहे, फाइनेंशियल पॉलिसीज एसएम क्या होता है, बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वाइज विज सस्टेनेबल ग्रोथ, काफी थ्योरेटिकल पार्ट है, वो चैप्टर सारे एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चैप्टर जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें मैंने बोला कि कौन से रिस्क है ना फेस करता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे देयर आर लॉट ऑफ रिस्क ना विच ऑर्गेनाइजेशन विल फेस, जैसे कि क्रेडिट रिस्क हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो सर लिक्विडिटी रिस्क है, सर ऐसे जो भी रिस्क है ये कौन से रिस्क ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है, एंड ये जो रिस्क फेस करता है इसमें से जो फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली दो पार्ट में अगर बाइफरकेट करें तो दो रिस्क आएंगे ना, एक ऑपरेशनल रिस्क आ सकता है, ऑपरेशनल रिस्क रहेंगे काफी, एंड सर फाइनेंशियल रिस्क रहेंगे, समझ रहे हो। अभी इधर हमने देख लिया कि कौन से रिस्क आ रहे हैं, ऑपरेशनल में कौन से, फाइनेंशियल में कौन से, समझ रहे हो। नेक्स्ट उनमें से जो फाइनेंशियल रिस्क है उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि कैसे इवैल्यूएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज आएगा, अगेन थ्योरी। देन सर वैल्यू एट रिस्क एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन बचपन में पढ़े हो सर, बचपन क्या अभी तो सीख लिए इंटर लेवल पे स्टैंडर्ड डिविएशन, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में आपने पढ़ा होगा ये चीज न्यू कोर्स में। स्टैंडर्ड डिविएशन ये कॉन्सेप्ट क्या होता है साहब, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब बोलता है अगर हम एसएफएम लेवल पे जाए तो एक मीन से कोई भी चीज कितना डिविएट हो सकता है, ऊपर के लेवल पे या नीचे के लेवल पे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सर रिस्क अगर बोलूं तो यूजुअली नीचे जाने का रिस्क है, क्या बोला, नीचे जाने का रिस्क है, बट जरूरी नहीं है। जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करूंगा एक स्पेसिफिक चैप्टर, तो वहां पे हम लोग ऊपर जाने का भी रिस्क मानेंगे, नीचे जाने का भी रिस्क मानेंगे। सर बोलेंगे क्या आप पागल हो गए क्या, ऐसे थोड़ी ना बातें करते हैं। यस बेटा ऐसे ही होता है साहब, ध्यान में रखना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट माने स्टॉक मार्केट, तो मान लो मैंने रिलायंस का शेयर लिया, अभी रिलायंस का इंडिविजुअल शेयर की बात पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखना। पोर्टफोलियो वर्डिंग ही अपने आप में थोड़ा अलग है। पोर्टफोलियो अभी के लिए बस एकदम शॉर्ट में बता दूं तो बंच ऑफ सिक्योरिटीज है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो सब इन्वेस्टमेंट मिला के एक गट्ठा करने का, इसे मस्त बॉक्स में रखने का, उस बॉक्स को बोलेंगे पोर्टफोलियो, दैट्स इट। क्या बोला, बॉक्स में जितने भी इन्वेस्टमेंट करे सर, एफडी निकलवाया है, सब चीजें, बॉन्ड्स लिए हैं सर, इक्विटी शेयर्स लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा है सर, आजकल तो बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करा है यार सर, क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट करा है। सो ये सभी के सभी इन्वेस्टमेंट्स को लाओ एक बॉक्स में बिठाओ, वो उस बॉक्स को नाम दे दो साहब पोर्टफोलियो, दैट्स इट, कुछ नहीं उसमें। फिर सर ये मेरे पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट का जो बॉक्स बना, नाउ इस इन्वेस्टमेंट के बॉक्स को अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो पॉसिबल है कुछ मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे। ये ऊपर नीचे जाने का जो रिस्क है ना, वो जो रिस्क है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। बट ये जब रिस्क रहता है ना, तो ये रिस्क बेसिकली कुछ कॉन्फिडेंस लेवल पे रहेगा। कोई ऐसे छाती ठोक के नहीं बोल सकता साहब कि इतना ही ऊपर जाएगा, इतना ही नीचे आएगा। कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। आज कौन बोल सकता है कि निफ्टी इतना ऊपर जाएगा कल, या सर निफ्टी इतना नीचे जाएगा? कोई नहीं बोल सकता सर। बट ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये मैटर करेगा। फिर कोई बोलेगा सर मैं 85% कॉन्फिडेंट हूं कि ये इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे आ सकता है, इसका रेंज इतना है कि 100 रुपए से 150 होएगा, या सर 50 पे आएगा। 50 से 150 का रिस्क, नीचे जाने का 50 का रिस्क, ऊपर जाने का 50 का रिस्क है। ये कौन से कॉन्फिडेंस लेवल पे, वो मैटर करता है। इस कॉन्सेप्ट को नाम देना। जब मैं बोलूं ये बेसिक 85% का कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा तो उसको हम नाम दिए स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर उसके बाद में इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ कुछ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के लेके जाओ 95% पे, 97% पे, 99% पे, एंड फिर वहां पे जो कैलकुलेशन होंगे उसको हम बोलेंगे साहब वैल्यू एट रिस्क। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? एक बेसिक लेवल पे समझ रहा है कि जो ऊपर नीचे जाने का डेविएशन होने का साहब रिस्क है, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ एंड उस रिस्क को वैल्यू करो कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कितना रिस्क हो सकता, 97% के कॉन्फिडेंस के साथ कितना रिस्क हो सकता, 99% कॉन्फिडेंस के साथ कितना रिस्क हो सकता। वो रिस्क कैलकुलेशन होता है वैल्यू एट रिस्क में।
क्लियर? इतना ही प्रैक्टिकल पार्ट आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बाकी पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है साहब, ध्यान रखना। क्लियर विद दिस? तो ये है चैप्टर नंबर 2 आपका। चैप्टर नंबर 1 देखा पूरा थ्योरी, चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट थ्योरी, छोटा सा प्रैक्टिकल पार्ट जो अभी एक्सप्लेन करा है एक बेसिक लेवल पे। ऑब्वियस है जब चैप्टर में जाएंगे तब ऑब्वियस पढ़ेंगे ही साहब इसको अच्छे से। देन देखना साहब नेक्स्ट चीज, चैप्टर नंबर 3 आता है आपके पास। चैप्टर नंबर 3 बात करता है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस। अभी सिक्योरिटी माने क्या समझते हो? प्लीज स्टॉक मत बोल देना। सिक्योरिटी माने एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पेपर, मतलब मैं बोलूं बॉन्ड है, बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी, समझ रहे हो? वो घर वाला सिक्योरिटी की बात मत करना, फाइनल पे आ गए प्लीज। लोन लिया, घर दिया सिक्योरिटी में, वो नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात कर रहा है। तो बॉन्ड्स लिया सिक्योरिटी, डिबेंचर सिक्योरिटी, सर इक्विटी शेयर्स लिए सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स लिए सिक्योरिटी, समझ रहे हो? अब जब मैं इन सिक्योरिटीज की बात करूं, शेयर्स की बात करूंगा उसमें, एंड फिर इन शेयर्स को, इन सिक्योरिटीज को कैसे एनालाइज करूं? आपको पता है साहब, स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाना है तो 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक रहेगा इन्वेस्टर, एक रहेगा ट्रेडर, इसके अलावा कोई नहीं। सब इन्वेस्टर माने ऐसा बंदा जो इन्वेस्ट करना चाहता है, पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसका एक टर्मिनोलॉजी, टर्म जो हुआ ना, इट इज नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट विद इन अ डे। वो इज्जत देगा उस कंपनी को कि जितना अच्छा कंपनी उतना मेरा पैसा बनेगा, तो मेरा टाइम पीरियड जो है इन्वेस्टमेंट का वो ज्यादा हो जाता है, नॉट अ सिंगल डे। जब मैं ट्रेडर बोलूं तो ट्रेडर यूजुअली मेक्स द प्रॉफिट्स विद इन अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, यूजुअली इंट्राडे। इंट्राडे माने एक दिन में बनाएगा वो पैसा, तो फिर वहां पे वो खरीदी बिक्री करता जाएगा साहब, बाई सेल करता जाएगा, एंड ही विल अर्न द मनी। फिर उसमें आएंगे बाकी के मार्केट्स, ऑप्शंस वगैरह, आपने अगर कुछ सुने होंगे तो फ्यूचर्स ऑप्शंस, F&O, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारे सिलेबस में कवर्ड है, वो भी आ जाएगा। सो साहब जब मैं बोलूं कोई भी सिक्योरिटीज का मुझे एनालिसिस करना, तो स्पेसिफिकली व्हाट आई नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, तो वहां पे 2 चीजें आती है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। सिंपल बात है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल का सिंपल मीनिंग बोलता हूं, बाकी हम डिटेल में डिस्कशन चैप्टर में जाके करने वाले हैं। फंडामेंटल मतलब ऐसा कि कोई भी सिक्योरिटी जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसका आज का वर्थ निकालो। मतलब मैं बोलूं साहब मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स लेने, देखो साहब आज मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है सर, 2700 रुपए चल रहा है सर, क्या उसकी इज्जत 2700 की है क्या, वो निकालो। 2700 क्या उसकी इज्जत है क्या, ये वैल्यू करना, ये मेरा पार्ट होता है फंडामेंटल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। Ultimate goal of fundamental analysis is to find out the intrinsic value of that respective security. Intrinsic value कितना होना चाहिए, फिर वो कंपेयर करेंगे एक्चुअल में कितना है। देखो साहब ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है, दैट्स इट, वी आर एबल टू मेक आवर डिसीजन। बट टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि साहब जो शेयर आपने डिसाइड करा कि ये अच्छा है, ये बढ़िया है, इसमें कंपनी अच्छा है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसका ये सब अच्छा है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म। फंडामेंटल में ये सब एनालिसिस होगा, कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, ऑपरेशनल लेवल, फिर फाइनेंशियल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, एंड ये एनालिसिस करके देखेंगे आने वाले कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ पीरियड में साहब कैसा कंपनी होगा, ये कितना टाइप का, कितना रिटर्न मुझे दे सकता है। बेस्ड ऑन दैट व्हेन शुड आई टेक एंट्री इनटू द मार्केट, मैंने कब लेना चाहिए। मान लो मैंने सर देखा आज रिलायंस का प्राइस है 2700 रुपए, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करा, मैं बोला क्या यार इंडिया में तो रिलायंस जी का राज है भैया, पूरा रिलायंस इंडस्ट्री छाया हुआ है, इतना बड़ा कंपनी है, इतना इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी। साहब जब मैं इस कंपनी पे डाउट थोड़ी ना कर सकता कि ये कंपनी डूब जाएगा, ये कंपनी ये होगा, ये होगा, नहीं ना यार, कितना मतलब बहुत लेस प्रोबेबिलिटी। बट साहब मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करूंगा, दैट्स इट। बट मुझे लग रहा है ये 2700 प्राइस जो है ना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब अभी मार्केट में प्राइस है ना जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा प्राइस है, तो साहब कितना होना चाहिए था। आपने कुछ कैलकुलेशंस करे, वो कैलकुलेशंस आपके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कि कैसे वैल्यू करेंगे, कैसा कैलकुलेशन करेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट द इंट्रिंसिक प्राइस, वो सब कैलकुलेशन सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। बट साहब जब मैंने डिसाइड करा कि मैं इस शेयर में इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे लग रहा है 2700 तो बहुत ज्यादा हुआ, बट जब इसका प्राइस 2500 आएगा ना तब इन्वेस्ट करूंगा। तो नाउ व्हेन इट कैन कम टू
2500, कब वो 2500 तक आ सकता है, ये मैं कहां से एनालाइज करूं? तो इसके लिए भैया हम एक कहावत सुनते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब हिस्ट्री अपने आप को दर्शाता है, फिर से सर रिपीट करेगा। मतलब हिस्ट्री में जाके देखो ना, फिर कुछ पिछले पीरियड का जाके देखो प्राइसिंग कैसे मूव हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर उसमें दिखा आपको अभी ऊपर है, माने कुछ दिन में सर वो नीचे आएगा थोड़ा, तो 2500 तक इस समय में आ सकता है, तो उस समय पे मुझे ये लेना पड़ेगा। नाउ कैसे आइडेंटिफाई करूं, वो हिस्ट्री का एनालिसिस करना, कब आ सकता है कैसे नहीं साहब, वो इंडिकेटर्स जो है ना वो आप पढ़ते हो इन टेक्निकल एनालिसिस। तो हमारा पर्पस क्या हुआ टेक्निकल का? वेरी इंपॉर्टेंट, जो बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है फंडामेंटल एनालिसिस करके, उसके लिए भी टेक्निकल जरूरी, टू टेक द एंट्री इनटू द मार्केट। मार्केट में एंट्री लो, कब मैं एंटर करूं? 2700 पे एंटर करके फायदा नहीं, जब हमें पता लगेगा कि भाई ये 2700 का 2500 तो आने ही वाला है, 2500 पे आके वो आगे भागेगा अगेन सर, तो फिर 2500 पे एंट्री लेते हैं ना, क्यों हम 2700 पे एंट्री ले, समझ रहे हो? तो नाउ वो 2500 का आने का जो हम डिसीजन लिए वो किस बेसिस पे लिए? दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। क्लियर? सर टेक्निकल एनालिसिस ये हुआ इन्वेस्टमेंट के एंगल से। अभी जो बंदे दिन भर बस ट्रेडिंग करे, आज अभी बाई किया लगे तुरंत सेल किया थोड़ी देर बाद में ऐसे, तो उनका कैसे? क्वांटिटी बहुत यूज रहेगा, लाख लाख क्वांटिटी उठाएंगे, हजारों क्वांटिटी साथ में उठाएंगे, तो उनको छोटा अमाउंट भी क्वांटिटी के हिसाब से वॉल्यूम में बड़ा अमाउंट बना देता है। सो इन लोगों के लिए मेजॉरली मैटर करता है टेक्निकल, इनको कोई लेना देना नहीं, फंडामेंटल। भाई कंपनी कल नहीं टिका तो चलेगा, बट आज वो प्राइस दे रहा है, आज वो मुझे मार्केट में देगा पैसे कमा के, दैट सेट आई विल ट्रेड दैट शेयर, दैट सेट इसको बोलते हैं ट्रेडर्स। समझे? तो वो ट्रेडर्स लोगों के लिए बस टेक्निकल एनालिसिस 99% काम आने वाला है, 1% हियर एंड देयर फंडामेंटल न्यूज वगैरह मैटर करता है, ऑब्वियस है, क्योंकि न्यूज के बेसिस पे इनको बहुत ज्यादा सर फटका बैठ सकता है। तो 95% हम बोलेंगे उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस मैटर करने वाला है, ठीक है? 5% हियर एंड देयर फंडामेंटल न्यूज वाला पार्ट। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, क्या थ्योरीज होते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर ऑफ नंबर 3 सिक्योरिटी एनालिसिस। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, प्लीज ध्यान रखना, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है? लॉजिकल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से। इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मैंने बोला नवंबर 19 में एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया, इसके रिगार्डिंग कुछ ऑटो कोरिलेशन टेस्ट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है जिसपे सर क्वेश्चन पूछा गया था, अभी ये पोर्टफोलियो में भी कवर हो जाता है, ठीक है? सो ध्यान में रखना साहब कि ये वाला पार्ट है ना हमें अच्छे से करना है, मतलब ऑब्वियस है कोई भी चैप्टर हमें छोड़ना नहीं है, ईच एंड एवरी चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर, बस सिर्फ हमारा प्रायोरिटीज अलग रहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 समझ गया। अभी इसमें जो मैंने बात करी थी कि वैल्यूएशन इंट्रिंसिक प्राइस वगैरह कैसे निकालना, उस वैल्यूएशन की बात करेंगे हम लोग इधर। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, नेक्स्ट चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। आर यू गाइस क्लियर? सिक्योरिटी वैल्यूएशन माने क्या कि हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू द इक्विटी शेयर्स, हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू द बॉन्ड्स, हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू द डिबेंचर्स, ये सब वैल्यूएशन वाला पार्ट है ना, इधर आने वाला है। तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी पे मेजरली डिस्कशन होगा साहब, थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन कैसे वैल्यू करते हैं, रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज रिटर्न, ये बचपन में पढ़ चुके हो, CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सर, RE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ओ माय गॉड, ये तो कितना इजी भैया, ये इजी पार्ट आपको थोड़ा अच्छे से अभी इसमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से, वही पार्ट यहाँ पे आएगा। उसमें हम लोग देखते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। आप लोगों को बस एक बात बता दूं, जो बच्चा बोलता है भैया CAPM हमें तो बहुत आता है, हमें तो क्या, हम तो सेल्फ स्टडी कर लेंगे, देखना एक बात, बस CAPM का फॉर्मूला देखो क्या होता है सर, बहुत इजी है, RE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ओ माई गॉड सर कितना इजी, हमने तो ये पढ़ लिया। भैया मुझे एक चीज बताना, ये RF क्या होता है सर, कितना इजी, RF माने रिस्क फ्री रेट, मार्केट में जाते जो सर मुझे जीरो रिस्क पे चीज मिलेगा, रिस्क फ्री माने जीरो रिस्क, जिंदगी में ऐसा कोई चीज नहीं जो जीरो रिस्क है, ध्यान रखना। बट फिर भी कुछ हद तक सर एजम्पशंस लेके वी विल एक्सेप्ट दैट रिस्क फ्री रेट, समझे? तो ये रेट कौन सा होता है, हाउ वी टेक दैट रेट, बोला सर हमें क्या लेना देना, हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है रिस्क फ्री रेट इतना है। ओ माय गॉड, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है चलो। अभी मुझे एक बताना, हम लोग जिसको, अब चलो ये
फॉर्मूला को जो बंदा अंडरस्टैंड भी करता है ना, उसके लिए भी एक अच्छा सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, एंड वो क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा। बस पहला लेक्चर है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअली डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगेन ये पार्ट पे हम आएंगे बाद में। बट साहब एक बस बेसिक क्वेश्चन जो आपके इंटर के नॉलेज के लेवल पे पूछना चाहता हूं, अच्छे से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आंसर देना मुझे, ठीक है। इवन इफ रिकॉर्डेड है, आंसर देना जरूरी है, ठीक है, आपके भले के लिए ऑब्वियस है, ठीक है। चलो साहब, मैंने बोला सीएपीएम का लॉजिक क्या बोलता है। सीएपीएम बोलता है देखो यार साहब, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मुझे जितना चाहिए, दैट इज आरई, मुझे कितना चाहिए। मैं बोला आज साहब टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, बट टाटा मोटर्स से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, टाटा मोटर्स से मुझे कितना मिलना चाहिए रिटर्न। तो मैंने बोला देख, टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना माने थोड़ी तो रिस्क लेना। सर बहुत बड़ी कंपनी है। बोला मैं बोलूं रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम, सर बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है ना, आपको तो रिस्क भी चाहिए, कुछ ना कुछ हर एक कंपनी में रिस्क रहेगा साहब, क्लियर है, किधर कम रहेगा, किधर बहुत ही ज्यादा, नहीं तो किधर ज्यादा, नॉर्मल, समझ रहे हो साहब। मैंने बोला कोई भी कंपनी लो, उसमें रिस्क रहेगा, मैं उस कंपनी से उतना एक्सपेक्ट करूंगा जितना मैं उस कंपनी में रिस्क ज्यादा लेता हूं। सर किससे रिस्क, मैं मिनिमम रिस्क ना लूं, कुछ भी रिस्क ना लूं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रिस्क लूं, तो मुझे मार्केट में कितना मिलेगा, आरएफ। मतलब मैं आज जाके एसबीआई में पैसे रख दूं साहब, एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट कर लूं, एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट भी कर लूं, तो एफडी का रेट मुझे लगभग सर 4-5% मिल जाएगा। तो 5% मैंने बोला मेरा हुआ रिस्क फ्री रेट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स लू सर 10 साल के, 20 साल के, 4-5% मिल जाएगा साहब, 5% एज्यूमिंग रिस्क फ्री रेट। गवर्नमेंट है ना, सिक्योर्ड है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क फ्री है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बोलता हूं, ध्यान रखना। बट साहब इतना तो मुझे जब मिलने वाला, तो मैं इतना क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, ऑब्वियस है। बोले फिर 5% ले ले, नहीं 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 नहीं, मैं आरकॉम में इन्वेस्ट करूंगा। भाई पागल हो गया, आरकॉम में इन्वेस्ट करना माने कितनी रिस्क लेना। सब आरकॉम में इन्वेस्ट करने में अगर तुझे रिस्क लगता है, वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने में तुझे रिस्क लगता है, तो क्यों ना ऐसे करे कि इन कंपनीज का जो रिस्क है कंपेयर टू मार्केट, उसको मैं वेट करूं। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न चाहिए, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न, ठीक है ना, लॉजिकल है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कराना। सर फिर ये कैसे पता लगेगा कि इन कंपनीज का रिस्क कितना है मार्केट के हिसाब से। मैंने बोला सर मार्केट माने कौन, निफ्टी, सेंसेक्स, ये मार्केट इंडिकेटर ना सर, इंडेक्स है, निफ्टी, सेंसेक्स, दीज आर द मार्केट इंडेक्स। निफ्टी 1% ऊपर गया तो ये कंपनी कितना ऊपर जाने का और नीचे जाने का रिस्क रखता है साहब, देखना। अगर मैं बोलूं इनका और मार्केट का मैं रिलेशनशिप देखूं, तो वो रिलेशनशिप मुझे मिलता है बीटा से, सही है, रिलेशनशिप विद द मार्केट। मैंने बोला देखो साहब, मैं आज मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूं रिस्क लेके, मतलब मार्केट जितनी रिस्क लेके मैं अगर पैसा इन्वेस्ट करूं, तो मुझे रिस्क ऑफ रिटर्न इन मार्केट, मार्केट रिटर्न मिल जाएगा, आरएम। बट साहब मैं मार्केट जितनी रिस्क नहीं लेना ना, मैं कई जगह पे मार्केट से कम रिस्क ले सकता हूं, मार्केट से ज्यादा भी रिस्क ले सकता हूं, क्या करूं। मार्केट से कम ज्यादा रिस्क लूं तो फिर उसको हिसाब से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं बोलूं मार्केट के 2 टाइम्स रिस्क ले रहा हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। मार्केट से 1 टाइम रिस्क ले रहा हूं, तो 1 से मल्टीप्लाई। मार्केट से आधा ही रिस्क ले रहा हूं, तो आधे से ही मल्टीप्लाई करो, 0.5 से, तो वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज बेटा। बट सर ये मार्केट में जितना मिल रहा है उसमें तो आरएफ भी आ गया ना, मार्केट इज सम रिस्क, मार्केट इज में कुछ रिस्क है, तो मार्केट में तो जो रिस्क नहीं लूंगा वो, प्लस मार्केट में जितना रिस्क लिया उसके वजह से कुछ प्रीमियम, तो वो, तो ये दोनों मिला के आरएम बनाना। तो आरएम में से पहले साहब आरएफ को निकाल दो ना, तो मिलेगा एडिशनल रिस्क प्रीमियम। कौन सा, कौन सा, यही तो क्वेश्चन है। 1 मिनट, नाम नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, रिस्क प्रीमियम साहब, रिस्क प्रीमियम, ठीक है। एंड फिर बोला साहब इस रिस्क प्रीमियम को मैंने इस रिलेशनशिप से जोड़ दिया, तो मुझे मिल गया कितना, मुझे एडिशनल रिटर्न चाहिए, दिस इज एडिशनल रिटर्न। अभी मुझे बोलना साहब, इसमें से मैं 2 नाम बोलता हूं आपको। पहला क्वेश्चन पहले पूरे लेक्चर सीरीज का आपके सामने रखने जा रहा हूं, पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए, बट पता नहीं कौन देगा, ध्यान रखना साहब, बस आंसर दिए तो मान लेना आपने जीत लिए। देखना साहब, मैं बोल रहा हूं मार्केट रिस्क प्रीमियम। अगर आपका आंसर सही आया तो आप लोग तालियां बजाओगे खुद के लिए।
एंड सेकेंड बोला कंपनी रिस्क प्रीमियम। वैसे हिंट दे चुका हूं, जिस किसी को हिंट मिल गया वो आंसर सही दे सकता है। दो वर्डिंग बोले मैंने, मार्केट रिस्क प्रीमियम एंड कंपनी रिस्क प्रीमियम। व्हाट इज अ मार्केट रिस्क प्रीमियम, व्हाट इज कंपनी रिस्क प्रीमियम, दोनों का डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना। सर इसमें से मार्केट रिस्क प्रीमियम कौन सा, कंपनी रिस्क प्रीमियम कौन सा, नहीं समझ रहा। जो बच्चा ऐसा नहीं समझ रहा समझ लो, मैं बस 1 सेकंड में बताने जा रहा हूं, अगली आवाज में बस वही बात करने जा रहा हूं। जिस किसी को आंसर देना था वो लोग सोच लिए होंगे, नहीं सोचे होंगे तो वीडियो पॉज करेंगे, सोचेंगे सर इसमें से मार्केट रिस्क प्रीमियम कौन सा, कंपनी रिस्क प्रीमियम कौन सा। अगर बोले सर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं तो बस कान लगा के सुनना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना। अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो भी सुनना, अच्छे से देखना, ध्यान में आ गए तो भी सुनना। साहब मैं बोलूं, जब मैं मार्केट में जितना एक्सपेक्ट करता हूं मार्केट से, उसमें से मैंने फ्री वाले को निकाल दिया कि जो रिस्क ना लूं, तो मतलब RM माइनस RF इज व्हाट, ऐसा रिस्क प्रीमियम जो मैं मार्केट के रिस्क के बराबर ले रहा हूं। समझ रहे हो, मार्केट में जितना रिस्क है उसके वजह से कुछ प्रीमियम एक्सपेक्ट करता हूं, दैट्स वाई मैं इसको बोलता हूं साहब मार्केट रिस्क प्रीमियम। समझे क्या। बट साहब मैं बोलूं, मैं मार्केट के जितना रिस्क थोड़ी ना ले रहा हूं, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मान लो आरकॉम, मान लो बोल रहा हूं, मान लो इसका बेटा इतना है, बोल नहीं रहा मैं, बस बोल रहा हूं, मान लो कोई भी कंपनी, मान लो इन दोनों का मार्केट के हिसाब से 2 टाइम्स रिस्क है, तो कोई आरकॉम में इन्वेस्ट करे या VI में करे, सब 2 टाइम्स रिस्क है। मार्केट जितना ऊपर जाएगा उसका 2 गुना सर वो ऊपर जाएगा। 2 टाइम्स बोला मैंने, पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने बोला 2 गुना अगर रिस्क है भैया, तो मार्केट में जितना प्रीमियम लेता हूं मैं मार्केट में इन्वेस्ट करके, उससे 2 गुना प्रीमियम चाहिए मुझे, बराबर है ना। तो मतलब उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बस इतना प्रीमियम कुछ काम का नहीं, जितना मैं मार्केट में इन्वेस्ट करके एक्सपेक्ट करता हूं। मार्केट से 2 गुना रिस्की तो 2 गुना प्रीमियम चाहिए, साफ सिंपल सी बात है। एडिशनल रिटर्न भी चाहिए मुझे, तो एडिशनल प्रीमियम के लिए मैंने बीटा से मल्टीप्लाई करा, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई से कि ये जो एडिशनल रिटर्न था ना, दिस एडिशनल रिटर्न माने सर RM प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ये टोटलिटी में मेरा क्या हुआ साहब, ये टोटलिटी अगर मैं देखूं तो ये हुआ कंपनी रिस्क प्रीमियम। टोटलिटी अगर देखूं तो ये हुआ कंपनी रिस्क प्रीमियम। आर यू गाइस गेटिंग। मार्केट का सिर्फ RM माइनस RF इंटू बीटा इज कंपनी रिस्क प्रीमियम। आपको बता दूं ये सिर्फ टेक वर्डिंग में डिफरेंस होने की वजह से एक क्वेश्चन आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में मैं बताऊंगा, तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर, इजी क्वेश्चन है काफी, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। इससे ही हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ने जाने वाले, लॉजिकल एकदम बढ़िया से, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम, वो रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF इंटू बीटा एंड RM माइनस RF दोनों कवर हो जाएंगे, मार्केट एंड कंपनी रिस्क प्रीमियम, ध्यान रखना। फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देखा, CAPM वगैरह, वैसे ही सर अदर। डिस्काउंट रेट कैसे सिलेक्शन करेंगे कैश फ्लोज के लिए, DCF वैल्यूएशन, अप्रोचेस क्या क्या होते हैं वैल्यूएशन के, कैसे वैल्यूएशन करते हैं, रिलेटिव वैल्यूएशन वगैरह सब चीज वो देखेंगे। प्रेफरेंस शेयर को वैल्यू कैसे करते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बॉन्ड वैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट होएगा एग्जामिनेशन के लिए, डिबेंचर्स और बॉन्ड वैल्यूएशन, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर को पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से। फिर इसके बाद में इमीडिएटली हम लोग जाएंगे अलग अलग सिक्योरिटीज को अगर साथ में लाए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपके बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये चैप्टर जो बनाया हुआ है, दिस इज नॉट द एंटायर पोर्टफोलियो जहां पे रियल एस्टेट भी आएगा, जहां पे ये आएगा, नो, दिस इज मेजरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनली इक्विटी। ये सिर्फ इक्विटी के पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ है, बाकी किसी पर्सपेक्टिव से नहीं। तो मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जगह पे आपको नाम बता रहा हूँ, इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये चैप्टर में हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिर्फ इक्विटी का पोर्टफोलियो कैसे होएगा, उसको मैनेजमेंट कैसा करते हैं, उसका रिस्क क्या, रिटर्न क्या, इसकी बात करेंगे मेजर। इसमें कुछ थ्योरीज आते हैं, रिस्क एंड रिटर्न पे मेजर डिस्कशन होएगा, एंड रिस्क एंड रिटर्न बेस्ड सर सभी कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन होएगा, थ्योरीज का डिस्कशन होएगा, कैसे बात होती है, क्या होता है, अलग अलग सिचुएशंस, गुड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छे से डिस्कशन करेंगे सर पोर्टफोलियो कैसे होता है, क्या होता है, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। इसमें 2 थ्योरीज आती है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, MPT, कैपिटल मार्केट थ्योरी, 2 टाइप की थ्योरीज आएंगे। एक दिया है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, मार्कोविट्स करके एक साइंटिस्ट है। उसके बाद में साहब शार्पे करके है, शार्प उसको बोला जाता है, PE, ई साइलेंट होता है, शार्प करके एक नाम है जिसने दिया है कैपिटल मार्केट थ्योरी। सब ये बड़े बड़े विद्वान लोग थे, इन लोगों ने थ्योरीज बताई, उन थ्योरीज का हम लोग एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, किसने क्या बोला, किसने क्यों ऐसे बोला, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कशन
होगी। सो कैपिटल मार्केट थ्योरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, पोर्टफोलियो को रिवाइज कैसे करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, कैसे एसेट्स को अलोकेशन करते हैं, फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो कैसे होएगा, ये थियोरेटिकल पार्ट आएगा, डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज का कैसे होगा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कैसे रहती है, क्या रहती है, वो सब डिस्कशन यहाँ पे होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेजॉरली चैप्टर इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो। ये फिक्स्ड इनकम वगैरह जो दिख रहा है ये बहुत छोटा सा पार्ट आएगा इसमें। क्लियर विद दिस, आपको समझ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट साहब, एकदम थ्योरी चैप्टर है, सिक्योरिटाइजेशन कॉन्सेप्ट नाम तो सुना ही होगा साहब, इंटर लेवल पे सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा। सो ये सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसी के रिगार्डिंग पूरा की पूरा एक चैप्टर बनाए, बस थ्योरी चैप्टर है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद में नया चैप्टर आएगा सब म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो के बाद में इमीडिएटली ये चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, म्यूचुअल फंड क्यों होता है, ये म्यूचुअल फंड का चैप्टर अच्छे से ध्यान देना। सब पोर्टफोलियो माने क्या, हम लोग इक्विटी शेयर्स में वगैरह इन्वेस्ट करें, अगर मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जाऊं तो इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, कौन से शेयर साथ में ले, कैसे ना ले, रिस्क को डाइवर्सिफाई करें, क्या होता है ये नहीं समझ रहा साहब, आगे समझेंगे ना धीरे धीरे, एकदम बेस पे लेके जाने वाला हूं, जो अभी बता रहा हूं ना उससे भी बेस पे लेके जाने वाला हूं हर एक चैप्टर में, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो आप, ठीक है। आपको तो बस अभी मुझे एक थोड़ा बताना है, तो इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं पता, तो अभी मैं हर एक लेवल पे डिग डाउन नहीं कर सकता, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ ओवरव्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ध्यान रखना साहब, म्यूचुअल फंड में हम किसी के थ्रू कर रहे, जो बंदा एक्सपर्ट है उस चीज में, हम नहीं ट्रैक रख पाते इक्विटी शेयर्स पे, हमारे पास बहुत ज्यादा काम है साहब, तो हम किसी के थ्रू सर उस पर भरोसा रख रहे एंड उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई उनके हिसाब से वो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे हमारा, दैट्स इट, म्यूचुअल फंड एजेंसी। म्यूचुअल फंड सही है ना? देखना साहब, मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, एडवर्टाइज आता है साहब टीवी पे, समझ रहे हो क्या, इतने ब्रांड एम्बेसडर बना दिए, सब म्यूचुअल फंड रिस्की है, ध्यान रखना, बट सर रिस्क को कम करना है तो म्यूचुअल फंड सही भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड को सब आप पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है इसमें, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बस थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, आपको दिख रहा होगा मीनिंग दिया, इवोल्यूशन दिया, टाइप्स दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, क्लियर, अच्छे से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक मैं आपको है ना पेपर पैटर्न जो जुलाई 21 में आया था, हर एक चैप्टर वाइज बता दूंगा कैसे कैसे मार्क्स आए, सो और एक आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। उसके बाद में डेरिवेटिव्स, अभी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए, ऑब्वियसली सबके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो, बट जिन लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये नाम सुना होगा आपने, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा ना, ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है सर। क्या सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव्स माने ऐसा होता है कि साहब मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैंने आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा, बट आज के टर्म्स एंड कंडीशंस पे, दैट्स इट, फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होगा। मैंने बोला मुझे कुछ चाहिए आपसे, बोले सर ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला देख भाई मुझे अभी पैसा नहीं देना आपको, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 6 महीने बाद। बोले सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, 6 महीने बाद आना मेरे पास लेके जाना। मैं बोला बट अरे यार इसके प्राइजेस बदल गए तो। बोले सर ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, जो प्राइजेस बदलेंगे दे देना, आप अमीर हो भाई, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोला देख यार मुझे तो नहीं, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मुझे नॉर्मल है बंदा हूँ मैं यार एकदम हमारा, तो मुझे ऐसे बोलो आज का जो प्राइस है ना वही लगाना। बोले सर ऐसे कैसे? मैं बोला अरे ठीक है ना लगा देना प्लीज। बोले यार ठीक है चलो सर कुछ एडिशनल दे देना, बोले मैं मान लूंगा। मैं बोला चल ठीक है यार, कितना छोटा मोटा 1 2 5 रुपए ठीक है चल जाएगा। तो बोले सर फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करेंगे। मैं बोला यस वही चाहिए मुझे। बोले 6 महीने बाद करेंगे, यस वही चाहिए मुझे। बोले सर कौन से प्राइस पे? मैं बोला आज के प्राइस पे। बोले ठीक है साहब। सर जब ट्रांजैक्शन होगा फ्यूचर में, आप मुझे कोई चीज का डिलीवरी करोगे फ्यूचर में, पैसे दूंगा फ्यूचर में, बट डिसाइड कब किया? आज। कौन से प्राइस पे? आज के। भले आगे जाके प्राइस बदलो ना बदलो साहब, जो भी होएगा ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। क्या एक सिनारियो में जरूरी है, दूसरे सिनारियो में जरूरी नहीं है। सर ये 2 सिनारियो पढ़ेंगे हम चैप्टर में इस। सर फिर कभी आएगा फॉरवर्ड फ्यूचर्स, फिर उसके बाद में आएगा ऑप्शंस। मेरे फेवर में रहा तो एग्जीक्यूट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन है, चाहे तो ले सकता हूं नहीं तो नहीं ले सकता। सर ऑप्शन समझ रहे हो क्या? वर्ड को फिल करो थोड़ा। फ्यूचर्स माने आगे जाके फ्यूचर में कुछ ट्रांजैक्शन होगा आज के प्राइस के ऊपर। फॉरवर्ड्स दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, फॉरवर्ड फ्यूचर। देन उसके बाद में आएगा साहब ऑप्शंस। फिर कैसे मैनेज करते हैं इन ट्रांजैक्शंस को, फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस को, इनको कैसे वैल्यू करेंगे, आज बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कैसे होगा, ये सब चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स इट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट
फॉर अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन एट द टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइसिंग ऑफ टुडे। आर यू गाइस क्लियर? उसको वैल्यू कैसे करना, काफी इंपॉर्टेंट। उसका वैल्यूएशन पार्ट, उसका एनालिसिस पार्ट इस चैप्टर में पढ़ने वाले, चैप्टर नंबर 8 डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। नेक्स्ट साहब, जमाना बदल गया, काफी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, काफी ज्यादा सर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने की वजह से एक दिक्कत हो गई। बोले साहब मुझे पैसा लेना है, मैंने किसी को यूएस में सेल कर दिया, बोले साहब अमेरिका में सेल कर दिया, वहां से आता है डॉलर। बहुत अच्छी बात है, बट डॉलर मुझे तो चाहिए रुपी में। यस साहब, रुपी एंड डॉलर का आज का रेट देखो साहब, रुपी वर्सेस डॉलर, इनका रेट्स आप देखते होंगे। सर रुपी गिरा, रुपी बढ़ा, सुने होंगे ना कभी तो, न्यूज तो सुने होंगे साहब। बोला रुपी बढ़ना रुपी गिरना ये क्या होता है? कुछ नहीं। देखा सब, मैं जब बोलूं $1 माने 70 रुपए, फॉर एग्जाम्पल $1 माने 70 रुपए, मैं बोला ये 70 रुपए माने क्या कि आज मुझे कोई $1 देगा अमेरिका से तो मुझे 70 रुपए मिलेंगे, दैट्स इट। अभी ये रुपी का भाव ध्यान में रखना, ये रुपी का भाव अगर मैं बोलूं आगे जाके 70 का 75 हुआ आज, उसके बाद में मतलब मुझे जो $1 देगा उसके लिए 75 मुझे मिलने वाले हैं। ये हुआ मेरे साइड से जब मैं किसी को सेल कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या? मैं किसी को बेच रहा हूं, अमेरिका का एक बंदा आया, बोला साहब मुझे आपके लेक्चर लेने हैं। मैं बोला अमेजिंग, बहुत अच्छी बात। बोले कितना फीस है? मैं बोला देख भाई 10,000 रुपए फीस है। बोले साहब ले लो। मैं बोला 10,000 फीस है। बोले सर मेरे लिए कितना? मैं बोला डॉलर का आज का रेट लगा दे, खत्म यार काम, कोई दिक्कत नहीं। बोले साहब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10,000 डिवाइडेड बाय 70 कर लिया, कुछ अमाउंट आया, उसने डॉलर का अमाउंट पेमेंट कर दिया। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे डॉलर का रुपये में भी 10,000 मिल गए क्योंकि आज ही सब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ। बट मैं बोला कि आज तो 70 रुपए का रेट था, तो उसने कुछ डॉलर्स कैलकुलेट करे, वो बोला साहब 10,000 रुपए मुझे आपको देने हैं, आज 70 रुपए का रेट है, मतलब मुझे देने पड़ेंगे $142.86। समझ रहे हो? $142.86 उसको मुझे देने हैं लेक्चर्स परचेस करने के लिए। वो बोला साहब मैं आपको 10 दिन बाद दूंगा $142.86। मैं बोला चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन बाद रेट हो गया 70 का 65 पे, ध्यान रखना 70 का 65 पे, एंड सेकंड सिचुएशन लेंगे 70 का 75 पे। 70 का 65 हुआ। अभी वो बंदा जब मुझे पे करने वाला तो कितना डॉलर पे करेगा साहब? $142.86, ठीक है ना। 10 दिन बाद उसने मुझे पेमेंट कर दिया $142.86 उसके फॉरेन बैंक को, फॉरेन बैंक ने मेरे बैंक को, एंड मेरे अकाउंट में रुपी में जमा हुए 142.86 इंटू 65 रुपीज, मुझे मिले 9286 रुपीज। मुझे मेरे बैंक अकाउंट का मैसेज आया 9286 रुपीज क्रेडिटेड। मुझे दिमाग में आ ही नहीं रहा, अरे यार ये पैसा कैसे आया, कितने इतना। फिर ध्यान में आया अरे यार एक बंदे का 10,000 रुपये आने वाला। मैं बोला 9286 देगा, सब चेक करके 65 रुपीज रुपी डॉलर। ओ माय गॉड, मेरा तो 800 रुपए 750 रुपए का नुकसान हो गया, 720 रुपए का। क्या करूं अब? किसके वजह से? क्योंकि डॉलर का रेट 70 से 65 हो गया। ओ माय गॉड, मैंने उसको 10,000 बोलना ही नहीं चाहिए था। मैंने उसको बोलना चाहिए था भाई तू मुझे इतना इतना रुपए देना चाहिए, दैट्स सेट। तू 142.86 नहीं देना, मुझे 10,000 रुपए मिलने चाहिए, इस हिसाब से तू तेरा डॉलर कैलकुलेशन कर एंड दे मुझे। सब ये रिस्क है ना, समझ रहे हो? एक्सपोजर क्यों आया? क्योंकि सब रेट्स में चेंजेस हो रहे, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इसको बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, समझ रहे हो? इनके जो रेट्स आए, इनके वजह से जो एक्सपोजर आया, जो से ट्रांजैक्शंस हुए, जो रिस्क आया, ये सब पार्ट आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। एग्जैक्टली उल्टा सिनारियो। सर जब मेरे अकाउंट में आए 142.86 इंटू रेट हो गया था 75, ओ 10,715 रुपए क्रेडिट हो गए मेरे बैंक अकाउंट में। खुश हो गया, बम बम बोले 715 रुपए ज्यादा है, 10,000 आने वाले थे, वाव कितना बढ़िया। बट क्या मेरे हाथ में है 70 का 75 होना, 65 होना? ओ माय गॉड नहीं ना, 75 हुआ मेरा नसीब। अगले जाके कोई ट्रांजैक्शन में 70 का 65 हुआ तो मेरा दुर्दैव भी। आप कैसे समझो, कैसे मैनेज करूं ऐसे ट्रांजैक्शंस को? ये सब पार्ट हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट में, समझ रहे हो? तो फॉरेक्स का मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत बढ़िया अमेजिंग चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, चैप्टर नंबर 9 फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। आर यू गाइस क्लियर?
सो कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होते हैं, हाउ द फॉरेन करेंसी मार्केट वर्क, फॉरेन करेंसी का मार्केट कैसे वर्क करता है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है देखेंगे, हेजिंग कैसे करेंगे, हेजिंग करेंसी रिस्क, अभी जो मुझे नुकसान हुआ ना, एक पहले इसमें 700 750 720 रुपए का नुकसान हुआ, दूसरे इसमें सर 715 16 रुपए का 715 रुपए का फायदा दिख रहा था, दोनों सिचुएशन में एक्सपोजर हेजिंग रिस्क है ना, नीचे गया तो रिस्क है मेरे लिए, ऊपर गया तो मेरे लिए रिस्क नहीं, बट उसके लिए रिस्क है, जब मेरे लिए रिस्क नहीं तो उसके लिए रिस्क होगा क्योंकि वो ज्यादा पैसा पे कर रहा है, समझ रहे हो क्या, क्लियर विद दिस। बट साहब अगर मैं बोलूं ये रिस्क को कम कैसे करूं, हेज कैसे करूं, ये हेजिंग बोला जाता है उसको नाम, रिस्क को कम करना, समझे, तो कैसे हेजिंग करें। फिर फॉरेन एक्सचेंज में वो कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं कि जो हम डेरिवेटिव्स देखें कि जो फ्यूचर में होंगे बट आज डिसाइड कर लिए, तो उसके फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस डेरिवेटिव्स, उसके डेरिवेटिव्स, तो फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, ये सब पार्ट आएगा हमारा चैप्टर नंबर 9 में। आर यू गाइस क्लियर। देन साहब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटर लेवल पे पढ़ते थे कैपिटल बजटिंग। साहब कैपिटल बजटिंग माने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट साहब 3 फंक्शंस होते हैं एकदम बढ़िया से, फाइनेंस बोला तो 3 फंक्शंस आएंगे कंपनी के, पहला फंक्शन पैसा उठाना, कैपिटल, कैपिटल समझ रहे हो, कैपिटल लाना बिजनेस में, देन सर उस कैपिटल को इन्वेस्ट करना, समझ रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे कैपिटल लाओ, कैपिटल इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड फिर आता था डिविडेंड डिसीजन। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते थे आपके इंटर लेवल पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, दोनों कैपिटल लाने के लिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड देन आता था साहब डिविडेंड डिसीजन। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। तो साहब जब मैं बोलूं कैपिटल बजटिंग माने इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा लगाऊ, बट अभी मैं इतना जमाना आगे बढ़ रहा है तो मैं सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं पैसा लगाऊंगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो छोटा छोटा जो पार्ट था वो पूरा लेके गए इंटर लेवल पे, एंड सिर्फ इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग वाला पार्ट रखा कि हाउ इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग विल वर्क, इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होएगा, मल्टीनेशनल करेंसी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मल्टीनेशनल रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब पार्ट हमारा इधर आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर। उसके बाद में साहब इंटरेस्ट रेट्स, जैसे हम लोगों ने देखा करेंसी का रिस्क है, फॉरेक्स में करेंसी का रिस्क है ना, फॉरेन करेंसी रिस्क है, हेजिंग करेंसी रिस्क मतलब करेंसी का रिस्क है साहब। वैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, आप लोग देखते हो आरबीआई का कुछ डिसीजन आता है, न्यूज आता है साहब रेपो रेट ऊपर गया, रेपो रेट नीचे आया, रिवर्स रेपो ऊपर गया, रिवर्स रेपो, रेट्स में चेंजेस हो रहे हैं, इसके वजह से क्या होता है साहब, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब बॉन्ड्स में जाएंगे, वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड वैल्यूएशन, तब ये पार्ट एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वो रेट, इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से भी रिस्क क्रिएट होता है साहब, सिंपल है, बिजनेस में बहुत मैटर करता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि बिजनेस का मेजर फंक्शन सब बोरोविंग लोन पे भी चलता है, तो लोन लेना, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना, तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा बैंक उतना बिजनेस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने वाला है, जितना लोन लेंगे डेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ डेट, तो उसके वजह से बिजनेस से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट का प्राइसिंग पे इंपैक्ट आ जाएगा, प्राइसिंग बढ़ाना पड़ेगा। सो हाउ दिस इंटरेस्ट रेट्स टू बी मैनेज्ड, कैसे रिस्क को मैनेज करें, वो इंटरेस्ट रेट के रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत बढ़िया चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद में सर बिजनेस में आजकल इतने सारे हम ट्रांजैक्शन सुनते हैं कि इसने इसको खरीद लिया, इसने इसमें इतना इन्वेस्ट करा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 40% स्टेक लिया, किसमें, मनीष मल्होत्रा के बिजनेस में। साहब ये 40% स्टेक लिया तो मतलब पैसा कितना पे करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, हाउ मच रिलायंस इंडस्ट्रीज विल पे टू मनीष मल्होत्रा का वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अभी नाम मुझे याद नहीं, एमएम समथिंग, एमएम स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ नाम है। सब जब मैं बोलूं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतना पैसा मतलब 40% स्टेक लिया तो समथिंग दे हैव पेड, सो मतलब उन लोगों ने जितना पे करा, मैं बोलूं एमएम स्टाइल्स इंडिया लिमिटेड, एमएम स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, व्हाटएवर द नेम इट इज, साहब उसका वैल्यू है मान लो 500 करोड़ रुपए बिजनेस का, ऑब्वियस है ना कुछ तो वैल्यू रहेगा उस बिजनेस का, तो मान लो ना 500 करोड़ है, फॉर एग्जांपल बोल रहा, मान लो 500 करोड़ का वैल्यू, रिलायंस बोल रहा है 40% चाहिए, तो एमएम स्टाइल्स क्या बोलेगा, नहीं भैया 500 करोड़ का वैल्यू है, 500 का 40% माने 200 करोड़ दे हमें, रिलायंस इंडस्ट्रीज 200 करोड़ देगा, बट भैया 500 करोड़ आए कहां से, हाउ द बिजनेस हैज बीन वैल्यूड, कैसे डिसाइड करा कि एमएम स्टाइल्स का वर्थ, एमएम स्टाइल का इज्जत, एमएम स्टाइल का एक्चुअल वैल्यू इन द मार्केट इज ऑफ 500 करोड़। सर उसके सेल्स रहेंगे, सेल जितना होगा उतना, पागल है क्या, सेल्स बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगा, तो आज मैं बढ़ने वाले वैल्यू का आज ना डिस्काउंटिंग करूं, समझ रहे हो, डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इन्वेस्टमेंट डिसीजन में करते हो,
फ्यूचर में जो आएगा उसका आज का वर्थ निकालना जरूरी है ना। तो साहब ऐसा सब कैलकुलेशन करके आज का मार्केट में उसका इज्जत कितना है, इंटेंजिबल वैल्यू भी रहता है ना, गुडविल पढ़ते हो, एक्विजिशन में, अमालगमेशन में पढ़े हो। तो साहब ये बिजनेस का इतना वैल्यू कैसे डिराइव करे, हाउ टू वैल्यू द कंपनी, हाउ टू वैल्यू द कॉर्पोरेट, ये डिस्कशन आएगा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में। अमेजिंग चैप्टर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। कैसे सर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट रहता है, उसका फ्रेमवर्क, क्या क्या मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस रहते हैं वैल्यूएशन के, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मेजर करना, सीएपीएम का मॉडल, आर्बिट्रेज प्राइसिंग, बीटा एस्टिमेशन कैसे करें अनलिस्टेड कंपनी का, रिलेटिव वैल्यूएशन किसी और का देख के हमारा वैल्यू करना, अदर अप्रोचेस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, फेयर वैल्यू लाना। ये पूरा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का पार्ट हम लोग इस चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं। अमेजिंग चैप्टर। एंड देन फिर सर ये जो एक्विजिशन वगैरह हुआ, इससे किसको कितना फायदा हुआ, ये मर्जर्स से, एक्विजिशन से किसका कितना वेल्थ बढ़ा, किसको कितना फायदा हुआ, कैसे ट्रांजैक्शन वर्कआउट हुए, हाउ विल वन टेक द डिसीजन ऑफ मर्जर एक्विजिशन, लॉट ऑफ पॉइंट्स are there in this particular chapter। कैसे कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर करे, how the mergers and acquisitions will take place, all these things are discussed in this particular next chapter, chapter number 13, जिसका नाम है mergers, acquisitions, corporate restructuring। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आएगा, रैशनल क्या होता है उसके बिहाइंड, फॉर्म्स क्या क्या टाइप के मर्जर्स रहते हैं, मर्जर एक्विजिशन में कैसे फाइनेंशियल फ्रेमवर्क आएगा, कैसे टेक ओवर डिफेंसिव के टैक्सेस, किसी को बलजबरी खरीद रहा है तो कैसे वो टैक्टिक लगाएगा, डिफेंस करेगा कि कोई मुझे बलजबरी खरीदना ले भैया, उसके पावर के हिसाब से। रिवर्स मर्जर क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। डाइवेस्टिचर क्या होता है, सेल ऑफ डीमर्जर, ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, क्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल के साथ साथ। सो अगर मैं देखो ये पूरा ये मंडे एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट हम लोग चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। बहुत अमेजिंग चैप्टर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एंड द लास्ट थ्योरी चैप्टर इट वुड बी स्टार्टअप फाइनेंस। सर स्टार्टअप का जमाना है, गवर्नमेंट काफी अमेजिंग सपोर्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स को बढ़ाओ, ये करो, इतने सारे सपोर्ट दे रहा है, इतने सारे स्कीम्स दे रहा है, इतना सारा इंसेंटिव्स दे रहा है। सर स्टार्टअप का हब बनाना चाहते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर मार्केट एंड दैट्स व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन स्टार्टअप्स के फाइनेंसिंग कैसे होता है, हाउ वन एक्चुअली स्टार्टअप द बिजनेस, कैसे फंडिंग करता है। हम इतने देखते हैं लॉट ऑफ पीपल, बायजूस ने इसको एक्वायर करा, बायजूस ने एक्विजिशन इज ओके, बट बायजूस ने फंड रेज करा, बायजूस में इसने इन्वेस्ट करा, बायजूस में उसने इन्वेस्ट करा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ना। लॉट ऑफ पीपल विल इन्वेस्ट इनटू कंपनीज, कैसे करेंगे, तो फिर ऑब्वियस है वो स्टार्टअप से, तो वो उनको प्रूव करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा ऐसा सीन मेरा होने वाला है अगले आने वाले 5-10 साल में। हाउ दे विल पिच टू द इन्वेस्टर्स, कैसे पिचिंग करेंगे, हाउ दे विल पिच। एक बहुत अमेजिंग है ना शो होता है शार्क टैंक करके, जो इंडिया में भी आने वाला है, अभी आ गया होगा ऑलमोस्ट। सर शार्क टैंक का ये जो शो है ना, अमेजिंग शो है, वो क्या है ना, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखना आप, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया देखना। आई यूजुअली फॉलोड अ लॉट ऑफ वीडियोस फ्रॉम दैट, अमेजिंग वीडियोस है, काफी सारे वीडियोस मैंने मेरे एप्लीकेशन पे दिए हुए जो मुझे बेस्ट लगे। यू कैन जस्ट गो आउट टू दैट स्टडी मटेरियल सेक्शन, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ दैट, उसमें वीडियोस वाले पार्ट में जाना एंड वहां पे एक सेपरेट फोल्डर बनाए कि सिलेक्टेड स्पीचेस फ्रॉम द शार्क टैंक, अमेजिंग पिचेस, अमेजिंग वन। You will be so inspired and you will learn a lot of things from that for this particular chapter। बहुत अमेजिंग पता लग जाएगा आपको प्रैक्टिकली कैसे पिचिंग होता है, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट क्वेश्चंस, व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड व्हाइल पिचिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो पूरा की पूरा पार्ट है ना इधर आएगा, अलॉन्ग विद द इंडिया में स्टार्टअप के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स है, अमेजिंग पार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव टू लर्न फॉर दोज जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ अपना खुद का करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए काफी सारी चीजें सीखने के लिए रहेंगी चैप्टर नंबर 14 में। ऐसे हमारा पूरा की पूरा 100% सिलेबस रहेगा ये एसएफएम का। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर सिलेबस नाउ। समझ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस समझ गए आपको कैसे है क्या है। सो इस हिसाब से साहब हमारा ये पूरा की पूरा चीज होने वाला है, अच्छे से ध्यान देना। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ये बैच कैसे रहेगा, कोर्स कैसे रहेगा, वो सब चीजें भी बताऊंगा, बस 2 मिनट के लिए सुन लेना। एक जुलाई 21 का पार्ट बताने जा रहा हूं कि जुलाई 21 के पेपर में हर एक इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस बने थे देखना। पहला दूसरा चैप्टर प्योर थ्योरी ऑलमोस्ट
तो उसमें 4-4 मार्क के क्वेश्चन बने थे साहब, 2 8 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ था, दिख रहा है आपको, ये तो बात करी। उसके बाद में सिक्योरिटी एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आया, ये एक ही चैप्टर है जिससे क्वेश्चन नहीं आया था जुलाई 21 में, बाकी हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आया था। सिक्योरिटी वैल्यूएशन 16 मार्क के क्वेश्चन आए थे, बॉन्ड वैल्यूएशन का एक आया था, अदर वैल्यूएशन का एक आया था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 8 मार्क, ये कम आया, एक्सपेक्टेड यहाँ पे 16 मार्क तक क्वेश्चन बनते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर बार बनेंगे। 8 से 16 मार्क सब मिनिमम बनना ही, 8 मार्क तो मिनिमम बनना ही है, 16 मार्क कभी कभी 20 मार्क का भी पूछ लेते हैं, पुराने जमाने में ये 25-30 मार्क तक भी जाता था। उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी है, मैंडेटरी है, 4 मार्क का बनना ही है क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड्स 12 मार्क का क्वेश्चन पूछे हैं, डेरिवेटिव 16 मार्क पूछे हैं, फॉरेक्स 8 मार्क पूछे हैं। यहां पर थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि यहां पर भी ज्यादा पूछते हैं, 16 मार्क तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, फॉरेक्स में भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 मार्क पूछे हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट 12 मार्क पूछे हैं, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन 8 मार्क, एंड देन उसके बाद में मर्जर्स एंड एक्विजिशन 16 मार्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस आए हैं 8-8 मार्क के, तो ये भी ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साहब स्टार्टअप फाइनेंस पे 2 क्वेश्चंस पूछे थे 4-4 मार्क्स के, 8 मार्क के लिए। सो इस हिसाब से साहब काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हर एक चैप्टर, यू कैन नॉट स्किप एवरीथिंग, मतलब यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग, सॉरी, ठीक है, कोई भी आप चीज स्किप नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज एकदम अच्छे से करनी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है क्या? आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत रहेगा तो प्लीज बताओगे मुझे। अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा बैच क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसका प्लान क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ने चाहता हूं, एंड मैं आपको एक क्विक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं बस बैच के बारे में। ये जो पूरा बैच रहेगा इसमें हम क्या क्या कवर कराएंगे, अच्छे से ध्यान देना। फुल कोर्स है, रेगुलर कोर्स SFM का, ये जिन्होंने नहीं खरीदा है वही देख लेना, जिन्होंने लिया हुआ है आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया होगा कोर्स लेते समय, ठीक है। और नहीं लिया है आपने अभी तक, और लेना चाहते हो तो ले लो, बहुत अच्छे से सर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इन द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट में आपको दे रहा हूं, अभी के लिए ये कॉस्ट है 8000 रुपीज ओनली, ठीक है। एंड इसमें काफी एफर्ट्स लगते हैं, आपको समझ जाएगा वो चीज, कैसे समझेगा मैं आपको बताता हूं। कोर्स रहेगा लगभग 260, ये 265 है प्लान्ड वे में, बट 265 प्लस जाएगा आवर्स, मैं आपको बता दूं 265 प्लस आवर्स रहेंगे इसमें। आपको मैं पूरा प्लानिंग करा के दूंगा, जिनको ज्यादा दिक्कत है सर, जिनके पास कम समय है उनके लिए काफी मैं आपको मैनेज करा के दूंगा कि कौन सी चीजें आपने फास्ट में देखनी है, कौन सी चीजें नॉर्मल करनी है, तो मैं आपको प्रॉपर टाइम में मैनेज करा के दूंगा। अगर आपके टाइम में मैनेज नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि साहब आपके इसमें पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट को और बता दिया था अभी कि भाई तुम्हारे पास कम समय है, तुम कोई फास्ट ट्रैक बैच ले लो, मेरा फास्ट ट्रैक नहीं है, मेरा रेगुलर है, बट मैं आपको इतने ही समय तक मैनेज करा के दे सकता हूं, अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग करा के लूंगा आपसे क्या एग्जैक्टली पोजीशन है, कैसे कर सकते हैं। इफ इट इज मैनेजेबल देन ओनली आई विल लेट यू नो कि आप लोग ये लो, बट जिनके पास समय है गाइस प्लीज यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत आपको अमेजिंग मिलने वाला है ये चीज। 265 आवर्स प्लस रहेंगे, इसमें एडिशनल भी हो सकता है, प्लीज ध्यान रखना। सभी के सभी 100% कवरेज होगा, 100% कवरेज होगा, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स है, आप अपने समय के हिसाब से देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। ये मोबाइल ऐप पे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको चाहे तो सेव करके रख देना ऑफलाइन, मोबाइल ऐप पे, बस मोबाइल ऐप पे ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऑफलाइन भी देख सकते हो, डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो एप्लीकेशन में। प्लस डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे आप ऑनलाइन देख सकते हो, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, किसी पर भी देख लो, वेब पे आप ऑनलाइन देख सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा, यहाँ पे ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। पेन ड्राइव वगैरह फॉर द टाइमिंग इट इज नॉट अवेलेबल। आई होप यू गाइस आर क्लियर, ठीक है। ऑनलाइन देखना पड़ेगा, बट हर एक लेक्चर है ना, मैं आपको बताऊं, हर एक लेक्चर लगभग 1.5 से 2 घंटे का रहेगा, 1.5 to 2 आवर्स का लेक्चर रहेगा, कभी 2 का 2.25 घंटा मैक्सिमम हो सकता है, बट 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। सो आपका कंजम्पशन नेट का बहुत नॉमिनल होने वाला है, सो उसका चिंता मत लो। आपका 500-600 MB के ऊपर कंजम्पशन नहीं होएगा एक लेक्चर के लिए, 500 से 600 MB, इतना मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो पूरा है ना मैनेज करके मैं अपलोड करता हूँ, पूरा कॉम्प्रेस करके अपलोड करता हूँ, बट क्वालिटी एकदम हाई रहेगा। 720 पिक्सल का क्वालिटी रहता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा क्वालिटी, बट दिस इज मच मोर इनफ। आप लोग यूट्यूब पे जाओ, कोई भी वीडियो का 720 करके देख लो, आपको कैसे अच्छे से समझ जाता है। एंड ये जो वीडियो है ऑब्वियसली ये भी 720 पे ही है, तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये छोटी छोटी चीजें बस इसलिए बताना चाहता हूँ
क्योंकि फिर आपको दिक्कत नहीं, ये वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर चुके होंगे इंटर लेवल पे भी रिकॉर्डेड क्लासेस काफी सारे, ठीक है, एंड ऑनलाइन भी देख चुके होंगे सर। उसके बाद में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, 100% कवरेज क्या क्या रहेगा, अच्छे से ध्यान दो। 100% कवरेज में मैं आपको क्या क्या दूंगा, अच्छे से ध्यान रखना। मॉड्यूल्स में मटेरियल्स यूज्ड, हम लोग क्लास में कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, क्लास क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, काफी बार एग्जांपल्स लिखा के दूंगा। एवरीथिंग मेजॉरली पार्ट विल बी रिटन एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो पूरा नोटबुक लगेगा आपको, तो नोटबुक पूरा 100% आपको लिखना है सब चीजें क्लास के टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट काफी आएगा, राइटिंग इन नोटबुक, ये आपका पार्ट आएगा। मटेरियल्स यूज्ड एंड रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, तो आप पूरा 100% नोटबुक में सब जितना मैं लिखा के दूंगा वो चीजें लिख लोगे। राइटिंग इन नोटबुक आएगा आपके केस में, काफी सारी चीजें जहां पर मैं कभी कभी एग्जांपल्स खुद लिखा के दूंगा जो हम बनाएंगे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। उसके बाद में इलस्ट्रेशंस का पीडीएफ मिलेगा आपको, जो इलस्ट्रेशंस क्लास में सॉल्व कर रहे उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन में, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। कोर्स खरीदने के बाद आपको वहां पे दिख जाएगा एक इलस्ट्रेशंस का पीडीएफ फाइल से, ये आपको डाउनलोड करना है। यू कैन डाउनलोड दैट आफ्टर परचेसिंग द कोर्स फ्रॉम एप्लीकेशन इटसेल्फ। इसमें हर चैप्टर के वो इलस्ट्रेशंस रहेंगे जो इलस्ट्रेशंस हम क्लास में कवर करते हैं व्हाइल अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चंस है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड करना पड़ेगा ये ऐप से, डाउनलोड फ्रॉम द ऐप, डाउनलोड एंड प्रिंट आउट्स ले लेना, ठीक है। देन थर्ड चीज आएगा आपके लिए, जब भी मैं मटेरियल से पढ़ाऊंगा तो आईसीआई का स्टडी मैट हम लोग पूरा 100% कवर करेंगे। उसमें से थियोरेटिकल पार्ट जब भी मैं कंसेप्ट बताता हूं तो वो तो हम पूरा लिखा के ले लेंगे, बट जब कवर अप करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए स्टडी मटेरियल से हम लोग कवर करेंगे। तो स्टडी मटेरियल यूज करेंगे दो चीजों के लिए, एक रिवीजन पर्पस, रिवीजन ऑफ थ्योरी, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बोल देता हूं, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। एंड सेकंड चीज जो आईसीआई के स्टडी मैट के इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चंस रहते हैं, टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिए आईसीआई मैट से डायरेक्टली मैं बताऊंगा, तो आपके पास वो मैट होना जरूरी है, ठीक है। मैं इसका कोई पीडीएफ फाइल नहीं दूंगा, आपके पास मैट ऑलरेडी रहेगा आईसीआई का। उसके बाद में जो आईसीआई के आरटीपीज है, एमटीपीज है, पास्ट ईयर पेपर्स है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड करूं, बट फॉर द टाइम में अगर वैसा कुछ रहेगा तो मैं आपको कोर्स एनरोल करते समय बता दूंगा। बट ये सब चीजों के आपके पास अगर प्रिंट आउट्स रहेंगे तो फिर वो प्रिंट आउट्स लेने पड़ेंगे। एंड सर इसमें से मैं सब चीजें कवर करा के दे दूंगा। सिर्फ अभी के लिए ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक द कंपाइलर इन सब चीजों का, इसीलिए नहीं कर रहा हूं। बस ये जो इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं ये कंपाइलर कर रहा हूं, सो ये सब चीजें कवर हो जाएगी। ध्यान रखना आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैं सबके रेफरेंसिंग देते जाऊंगा, सो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सो आईसीआई के इलस्ट्रेशंस हो गए, एडिशनल काफी सारे इलस्ट्रेशंस होंगे, दिस विल बी द अदर देन आईसीआई, काफी सारे एडिशनल इलस्ट्रेशंस। उसके बाद में आईसीआई का स्टडी मटेरियल हो गया पूरा की पूरा, आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए सभी के सभी आईसीएआई के, ठीक है। इसके अलावा में जो बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे सीएमए फाइनल पे, एग्जैक्ट सेम सिलेबस है एंड सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी है, काफी सारे अच्छे। तो सीएमए फाइनल के जो आरटीपीज वगैरह रहते हैं, एमटीपीज रहते हैं, उनके पास में वर्कबुक भी रहता है, ठीक है। उसमें काफी सारे अच्छे क्वेश्चन है, मैं बोलूं काफी सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्टेड है, जो सीए के उधर है। अभी मुझे नहीं पता सीएमए ने कॉपी करा या सीए ने कॉपी करा, व्हाटएवर द सीन इज वी डोंट care about that thing because for us the practice matters. So CMA final के selected RTPs, MTPs workbook and उनके study mat में से questions लेंगे हम लोग, ठीक है, जो हम कवर करेंगे। Are you guys clear with this? तो ये वाला चीज करने के वजह से आपका क्या होएगा, सब चीजें कवर्ड हो जाएगी, सो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, ये चीज ध्यान रखना। ये पूरा की पूरा पार्ट है ना वैसे ही कवर हो जाएगा। Are you guys clear? ठीक है। कभी कभी लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में फ्रॉम दैट एज वेल टू मेक दैट कॉन्सेप्ट सो इजी अलोंग विद आईसीआई के स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन, समझ रहे हो। सो इस हिसाब से हमारा पूरा की पूरा कवरेज होने वाला है। एडिशनल न्यू क्वेश्चंस जैसे ही मुझे रिक्वायर्ड लगेंगे, एडिशनल न्यू क्वेश्चंस वो भी मैं आपको बताऊंगा,
एंड वो प्रोवाइड करूंगा, उसके पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। एडिशनल न्यू क्वेश्चंस अदर सोर्सेस से, सो आपके ना पूरा की पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखना, ये सब चीजों के बेसिस पे अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। ऑलमोस्ट हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इन क्लास, सॉल्विंग इन लेक्चर्स, प्लस मैं आपको कुछ क्लास वर्क्स दूंगा। क्लास वर्क माने क्या रहेगा, ध्यान रखना कि जो लेक्चर चालू होते समय, लेक्चर चल रहा है तभी आपने पॉज करके, वीडियो पॉज करके बनाना है, आंसर लिखना है, सॉल्व करना है, कैसे करना है मैं हर एक लेक्चर में बता देता हूं, ठीक है, उसका हिंट वगैरह देके, एंड फिर वीडियो ऑन करके अगेन आप लोग आगे कंटिन्यू करोगे, प्लस होमवर्क्स रहेंगे। दोनों में डिफरेंस इतना है कि साहब जो क्लास वर्क वाले क्वेश्चन रहते हैं ये क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली आपको उसी लेक्चर में उसी टाइम मिल जाता है, सिर्फ आपको वीडियो पॉज करके अपने एंड पे ट्राई करना होता है एंड फिर देखना पड़ता है। होमवर्क वाला ऐसे होता है कि आप उस लेक्चर में जो होमवर्क देता हूं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होता है, स्टार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस्ड होता है, डिस्कशन, एंड ये सेम लेक्चर में डिस्कशन होता है। तो ये बस डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम लेक्चर डिस्कशन, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर? तो होमवर्क वगैरह मैंडेटरी है गाइस, कम ऑन। जैसे भी आप लेक्चर्स लोगे आई विल ट्रैक ऑल दैट थिंग्स, पर्सनल काउंसलिंग पूरा रहेगा आपको, सो ये ध्यान मत रखना। जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे, जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे 100% व्हाट्सएप आप क्वेरीज करोगे। सबसे पहले आई विल रिकमेंड यू कि आप चैट बॉक्स में टेक्सचुअल फॉर्मेट में पूछो, नहीं तो सब ऑडियो नोट्स किया तो और ज्यादा बेटर रहेगा, ऑडियो नोट्स के फॉर्मेट में, सो दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छा हो जाता है। व्हाट्सएप पे भेजोगे विद इन 6 आवर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट तो आपको रिप्लाई करो। 6 आवर्स में रिप्लाई करने का मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा, कभी कभी एक्सेप्शनल रिप्लाई नहीं होएगा, ट्राई करूंगा विद इन 6 आवर्स, लेस देन 6 आवर्स में आपको रिप्लाई जाए पूरे आपके क्वेरी के ऊपर 100% ऑडियो नोट के थ्रू। अगर सर ये नहीं हुआ पॉसिबल एंड मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट है तो आई विल ऑब्वियसली एक्सप्लेन यू बाय पर्सनल कॉल, पर्सनल कॉल करके मैं आपको क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। सो कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम अच्छे से आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद में सर नेक्स्ट चीज बता दूं, इसका कॉस्टिंग मैंने आपको बताया है, कॉस्ट ऑफ लेक्चर्स लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो ये बता दूं सबसे पहले, ये लेक्चर जब आप देखोगे तब का क्या कॉस्ट है वो चेक करना, बट अभी के लिए इसका कॉस्ट है, जिस दिन मैं पब्लिश कर रहा हूं इसका कॉस्ट है ₹8,000, ये भी अभी ऑफर चल रहा है इसके लिए, ठीक है। बट प्लीज यू कैन अंडरस्टैंड कि इतना सारा एफर्ट्स करने के बाद में आपको ये बहुत ज्यादा वर्थ के कम लगेगा, सो आई कैन ऑब्वियसली एश्योर यू फॉर दैट थिंग्स, ठीक है, बिकॉज इतना कवरेज रहेगा, ये सब चीजें रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। आई डेफिनेटली इंश्योर कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट बैच बन जाए एसएफएम का पढ़ने के लिए, ठीक है। काफी सारे प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, इसमें हम लोग जो कवरेज करेंगे इसमें प्रैक्टिकल फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा, प्रैक्टिकल फॉर्मूला डेरिवेशन होएगा, लॉजिक्स बताऊंगा मैक्सिमम जगह पे, कभी कभी बताना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेप्थ के लेवल पे जाता है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। एग्जाम के हिसाब से आपको फोकल पॉइंट्स बताऊंगा। फोकस पॉइंट्स क्या रहते हैं कि सर ऐसे पॉइंट्स की जहां पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पूरा हाईलाइटिंग करा के दूंगा, मार्किंग करा के दूंगा, सो एकदम 100% आपका है ना प्रिपरेशन हो जाएगा। सो अगर मैं प्रैक्टिकल प्लस एग्जाम इन दोनों को मिक्स करूं तो 100% प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर विद दिस। सो इस हिसाब से प्लस इतना सब होने के बाद में आपका फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज रहेगा इसमें इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज रहेगा, प्लस उसका इवैल्यूएशन एंड काउंसलिंग, ऑब्वियसली इवैल्यूएशन प्लस काउंसलिंग, ठीक है। अगर पॉसिबल रहा तो आई विल डेफिनेटली टेक द चैप्टर वाइज टेस्ट एज रिक्वायर्ड, चैप्टर वाइज इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। सो वैसा हम लोग करेंगे एंड पूरा की पूरा हमारा ये डिस्कशन हो जाएगा। ऑब्वियस है रिविजन्स हमेशा चलते रहेंगे, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स प्लस रिविजन्स मिलेंगे आपको, एंड ऑब्वियस है कि यूट्यूब पे भी आपको मैराथन वगैरह मिल जाएंगे इसके, रिविजन्स इन ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर, रिविजन्स बोल देता हूं, बस रिविजन्स कवर होंगे कंटिन्यूअसली,
चैप्टर वाइज चार्ट्स वगैरह बना के दे दूंगा, तो वो चीजें भी आपकी कवर हो जाएगी, प्लस चार्ट्स, रिविजन्स कंटिन्यूअसली प्लस चार्ट्स बनाएंगे, समरी चार्ट्स, क्वेश्चंस के, फॉर्मूलाज के, लॉट ऑफ थिंग्स आई विल डू फॉर यू, मतलब सब चीजें मैं करूंगा जो पॉसिबल है एंड जो रिक्वायर्ड है आपके एग्जामिनेशन के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा हमारा पूरा की पूरा ये कोर्स रहने वाला है, एसएफएम का रेगुलर कोर्स, स्पेसिफिकली फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप सीएमए फाइनल वाले बच्चे हो तो गाइस कनेक्ट करना मुझे, सीएमए फाइनल का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, पब्लिश्ड है। ठीक है, चलेगा गाइस। सो अच्छे से ध्यान रखो अपना, अच्छे से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे लगता है आपको सच में काफी अच्छा लगा होगा। आपके जो भी व्यूज रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे, प्लीज मुझे बताना, लेट मी नो योर व्यूज एंड प्लीज गाइज ये यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल रहेगा इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ एंड प्लीज कमेंट भी करना अपने व्यूज के साथ एंड मुझे बताना अगर आपके कुछ सजेशंस हो, इफ यू वांट मी टू इंक्लूड समथिंग एल्स एज वेल इन दिस बैच एंड इफ इट इज पॉसिबल ऑब्वियसली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट एंड हम एकदम बढ़िया बनाएंगे। आपका टारगेट जो रहेगा ना वो 100% पेपर में मार्क्स लाना रहेगा, ध्यान रखना, 100% मार्क्स, 100% पेपर अटेम्प्ट करना, अपीयर करना, ये चीज रहेगा एंड फुल कॉन्फिडेंटली करना। फिर मार्क्स जो आए वो आए साहब, बट 100% पेपर कॉन्फिडेंटली अपीयर करना एंड पूरा अच्छे से करना, ये चीज रहेगा। फिर मार्क्स तो मिलने ही है साहब, वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलेगा। सो अच्छे से गाइज वी विल कवर अप। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, मैं आपको पूरा प्लान बना के दूंगा कि आपने कैसे लेक्चर्स देखने हैं, क्या देखने हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, कनेक्ट करना मुझे। आपको जो भी चीजें रहेंगी मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूं, व्हाट्सएप कहाँ पे करना है, क्वेरीज के रिगार्डिंग, ये कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो देख लो। आपने व्हाट्सएप करना है 9607 व्हाट्सएप करना है 9607275553। ये मेरा पर्सनल नंबर है, सो डायरेक्टली इसी पे व्हाट्सएप करोगे, यू विल गेट इट। ठीक है, रिस्पॉन्ड एट मैक्स पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस। चलो गाइस, तो अच्छे से ध्यान रखो अपना खुद का, प्लीज शेयर करना एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू एंड ये सब चीजें हो जाएगी, बस आपकी तरफ से भी मुझे साथ चाहिए। सो 100% हम लोग अचीव करेंगे, एकदम मैक्सिमम मार्क्स देखना आप। ठीक है, विद द नॉलेज। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड एकदम बढ़िया से इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को, इस सिलेबस को, इस सब्जेक्ट को एकदम बढ़िया से कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।